Hello guys, and again welcome back to chemistry lecture. लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था इनैंशियोमर्स देखा था और रेसमिक मिक्सचर देखा था. ओके, सो रेसमिक मिक्सचर क्या था? रेसमिक मिक्सचर था कि अगर एक रेसमिक मिक्सचर जो था बेसिकली वो ऑप्टिकली इनएक्टिव था मिक्सचर था, और वो मिक्सचर किस चीज़ का था? एक आर कॉन्फ़िगरेशन का था और एक एस कॉन्फ़िगरेशन का था. ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना है कि बेसिकली वो जो आर एस मिक्सचर रहता है वो किसका मिक्सचर रहता है. ठीक है, लाइक हम लोग सिंगल कायरल सेंटर बेसिकली डिस्कस कर रहे थे, तो सिंगल कायरल सेंटर में हम लोगों ने एनैंशियोमर और उसका डेफिनेशन को देखा था. नाउ सी कि अगर मान लो एक कंपाउंड मेरे पास ये है OH H CH3 एंड Cl. ओके, कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं हम लोग इसको 1 इसको असाइन करेंगे, 2 3 और फिर 4. फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है? वर्टिकल में है, तो हम VCR रूल लगाएंगे. ओके, सो 1 2 3 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वर्टिकल है तो क्या देंगे हम इसको? S देंगे. ओके, ना इसी का हम एक मिरर इमेज लेना चाहते हैं. ठीक है, जब इसका मिरर इमेज हम लोग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? OH, यहाँ पे क्या चला आएगा आपका CH3, यहाँ पे क्या आएगा Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H. आपको पता है कि 1 2 3 ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, वर्टिकल में है तो S दिया. तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन S है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है? R आने वाला है. आप चेक करके देख सकते हैं ना, हम लोग चेक ही कर लेते हैं. सो 1 2 3 और 4. ठीक है, सो 1 2 3. ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वर्टिकल में है तो हम लोग क्या देंगे? R देंगे. नाउ सो बेसिकली दिस इज R कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज S कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं. नाउ अगर इसका 50% R प्लस इस वाले कॉन्फ़िगरेशन का 50% S, इन दोनों का अगर हम मिक्सचर बना दें, मान लो कि 50 ग्राम ये ले लिया, 50 ग्राम वो ले लिया. ठीक है, इन दोनों का अगर हम मिक्सचर बनाएंगे तो क्या कहलाएगा? वो रेसमिक मिक्सचर. रेसमिक मिक्सचर क्या कहलाएगा? वो रेसमिक मिक्सचर. और वो कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. वो कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगा? क्योंकि ये अगर 50 मान लो कि 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये क्या कर देगा? 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा. तो नेट रोटेशन मेरे को कितना मिलेगा? PPL का 0 मिलेगा. तो जब 0 PPL मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है. नाउ थर्ड जो बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, थर्ड बात ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर आता है वो किसकी वजह से आता है? एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन की वजह से. एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑल्दो हम लोगों ने सर बातों का कल डिस्कशन किया था, बट स्टिल एक बार फिर से देख लेते ना. एक्सटर्नल कंपनसेशन कहने का मतलब कोई दूसरा मॉलिक्यूल है जो क्या करता है? उसको उसके कंपनसेशन को क्या कर देता है? जो उसका रोटेशन है उसको क्या कर देता है? वो कंपनसेट कर देता है. कहने का मतलब है कि एक सामने कोई दूसरा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है जो इसके रोटेशन को वो क्या करता है? कंपनसेट कर देता है. तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? एक्सटर्नल कंपनसेशन. नाउ मान लो कि अगर अपने पास एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ये है, हम लोग इसमें से बना लेते हैं कोई, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे हाइड्रोजन दे देते. ठीक है, असाइन करते हैं 1 2 3 और 4. ओके, सो 1 2 एंड 3 कैसा हो गया आपका? ये क्लॉकवाइज हो गया. ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया. तो क्लॉकवाइज अगर हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल में है, तो क्लॉकवाइज में हम लोग R देते हैं. R नहीं दे करके हम लोग को क्या देना पड़ेगा? S. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? S हो गया. नाउ अब मैं क्या करता हूं मान लो कि इसका मैं 1 रख दिया स्ट्रक्चर नंबर और इसको स्ट्रक्चर नंबर 2 रख दिया. ठीक है, सो इसका कॉन्फ़िगरेशन S है और इसको मैं स्ट्रक्चर नंबर 3 बोल देता हूं. ठीक है, सो अगर मान लो कि थर्ड बेसिकली क्या है आपका? जो थर्ड है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका? R है. ठीक है, इसका मैंने क्या किया? 50% मिक्सचर लिया. इसका हमने क्या किया? 50% मिक्सचर लिया. और सेकेंड वाले का भी, सेकेंड वाला जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S है, उसका भी मैंने 50% मिक्सचर लिया. तो क्या ये मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर होगा? रेसमिक मिक्सचर होगा. क्यों? क्योंकि
अगर हम ये जानते हैं कि 50% R का और 50% S का अगर हम मिक्सचर मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, रेसमिक मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ही अलग है, ये भी मॉलिक्यूल अलग है, ये भी मॉलिक्यूल अलग है, ये भी मॉलिक्यूल अलग है, ये और ये बेसिकली अलग अलग है। ठीक है, सो बेसिकली इसका S का मैंने 50% मिलाया और उसका R का 50% मिला। क्या अब ये रेसमिक मिक्सचर होंगे? नहीं, ये रेसमिक मिक्सचर नहीं होंगे। क्यों? रेसमिक मिक्सचर होने के लिए जो दोनों को आप मिक्स किए वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, इनएंशियोमर्स होना चाहिए। ऑल्दो आपको पता है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनएंशियोमर्स हैं। क्या है ये, एक दूसरे के इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स। ठीक है, अब ये ऑप्टिकली इन ये जो कंपाउंड रेसमिक मिक्सचर क्यों नहीं होगा, ये रेसमिक मिक्सचर क्यों नहीं होगा, इसका एक बहुत सा सिंपल सा एग्जांपल है। देखो, जैसे कि मान लो कि ये R है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये S है, मान लेते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मान लो कि ये जो R है वो PPL को क्या करेगा, 30 डिग्री क्लॉकवाइज से रोटेट करेगा। 30 डिग्री हम लोग जिसको प्लस बोल देते हैं, 30 डिग्री प्लस से रोटेट करेगा। तो ये जो S है वो मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट करेगा, तो हो सकता है कि ये 30 ना करे, 30 डिग्री से ज्यादा रोटेट कर दे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर 30 डिग्री से कम रोटेट कर दे एंटी क्लॉकवाइज में। मतलब ये होगा कि ये जो दूसरा होगा, हम मान लेते हैं कि वो 45 डिग्री माइनस से क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। तो आपका नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, पीपीएल का मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया R ने ऐसे, ठीक है, अब 45 डिग्री ये रोटेट कर देगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसा रोटेट हो जाएगा, तो नेट रोटेशन आपको क्या होगा, मिलेगा। इसका मतलब, और अगर नेट रोटेशन मिल गया, इसका मतलब आपका वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मिक्सचर कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेसमिक मिक्सचर कैसा होता है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। सो ये रेसमिक मिक्सचर नहीं हो सकता। तो रेसमिक मिक्सचर कौन से होंगे, रेसमिक मिक्सचर होने के लिए जो R और S कॉन्फ़िगरेशंस के जो आप मॉलिक्यूल्स लोगे वो मस्ट बी इनएंशियोमर्स होने चाहिए। इनएंशियोमर्स कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज, एक कायरल मॉलिक्यूल और उसका एक मॉलिक्यूल, डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल और फिर उसका मिरर इमेज। अगर क्यों? क्योंकि अगर ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। नेट रोटेशन आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यहां पे अगर ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये 45 डिग्री कर देगा, 30 से ज्यादा रोटेट कर देगा एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट रोटेशन आपको एंटी क्लॉकवाइज में मिल जाएगा ना पीपीएल का। तो इसका और इसका मिक्सचर कभी भी रेसमिक मिक्सचर ये और ये कभी भी मिलकर रेसमिक मिक्सचर बना नहीं सकते। रेसमिक मिक्सचर बनाने के लिए मस्ट बी इनएंशियोमर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि इनएंशियोमर्स के 50-50% अगर मिक्सचर हुए तब वो क्या होगा, आपका रेसमिक मिक्सचर होगा, नहीं तो वो रेसमिक मिक्सचर होने वाला नहीं है। नाउ सो आई होप आपको क्लियर होगा कि अलग अलग कंपाउंड अगर हम मिक्स कर देंगे तो वो रेसमिक मिक्सचर होने वाला नहीं है। तो रेसमिक मिक्सचर होने के लिए क्या कंडीशन है, इनएंशियोमर्स का, मतलब ये दोनों इनएंशियोमर्स हैं, ये दोनों पेयर कैसे हैं, इनएंशियोमर्स हैं। तो इनएंशियोमर्स का 50% R वाले का और 50% S वाले का अगर दोनों का आप मिक्सचर बनाते हो तो जो मिक्सचर आपका प्रिपेयर होगा उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। और वो जो रेसमिक मिक्सचर होगा वो आपका ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। इसको आप किसी और कंपाउंड के साथ जिसका कॉन्फ़िगरेशन R है उसके साथ अगर मिक्स कर दोगे तो वहां पे रेसमिक मिक्सचर बनने वाला नहीं है। ठीक है, सो आई होप यहां पे आपको क्लियर होगा। तो हम लोगों ने कल देखा था सिंगल कायरल सेंटर। ओके, सिंगल कायरल सेंटर कल हम लोगों ने देखा था, सिंगल कायरल सेंटर, जहां पे हम लोगों ने इनएंशियोमर सीखा था, रेसमिक मिक्सचर सीखा था। ओके, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स का मिनिमम और सफिशिएंट कंडीशन ये है कि कोई मॉलिक्यूल है और उसका मिरर इमेज है। तो जो मिरर इमेज होगा वो इस पे सुपर इंपोजेबल नहीं होगा, मतलब कैसा होगा, नॉन सुपर इंपोजेबल होगा। अगर वो नॉन सुपर इंपोजेबल हुआ तो इन दोनों पेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इनएंशियोमर्स बोलेंगे। ओके, नाउ अब हम लोग आ जाते हैं, वो सिंगल कायरल सेंटर का था, हम लोग आ जाते हैं डबल कायरल सेंटर पे। ओके, डबल कायरल सेंटर। ओके, डबल कायरल सेंटर, ठीक है। डबल कायरल सेंटर कहने का मतलब बस सिंपल ये, ठीक है, लाइक आई होप आपको ये कायरल दिख रहा होगा और ये भी कार्बन क्या हो रहा है, कायरल दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गए आपके डबल कायरल सेंटर हो गए। ठीक है, अब इस डबल कायरल सेंटर में हम लोग को देखना है
यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक मीजो कंपाउंड, ठीक है। वहां पे हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है मीजो कंपाउंड पढ़ना है, ओके। सो आई होप आपको अभी तक के सारे डेफिनेशंस क्लियर होंगे। व्हाट इज कायरल सेंटर, व्हाट इज कायरल मॉलिक्यूल, व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव, व्हाट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, व्हाट इज इनैंशियोमर्स, व्हाट इज नॉन सुपर इम्पोजेबिलिटी, है ना, और व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर, ये सारे डेफिनेशंस अभी तक आपको क्लियर होंगे। नाउ डबल कायरल सेंटर में हम लोग पढ़ते हैं मीजो कंपाउंड, ओके, मीजो कंपाउंड। अब ये मीजो कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, मीजो कंपाउंड। नाउ सी, मीजो कंपाउंड का जो डेफिनेशन होता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, है ना, कंपाउंड, अ कंपाउंड which is optically inactive, which is optically inactive, a meso compound which is optically inactive and contain POS or COS with at least 2 chiral center, with at least 2 chiral center, ओके। नाउ कहने का ये मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है, और अगर उसमें POS है और COS है, POS हो या फिर COS है, ठीक है, और उसमें कम से कम 2 कायरल सेंटर है, तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका, मीजो कंपाउंड हो। और जो मीजो कंपाउंड होता है वो आपका ऑप्टिकली कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। नाउ देखो कंडीशंस क्या क्या हैं, कंडीशंस सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मीजो कंपाउंड होने के लिए आपके पास COS या फिर POS दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। और दूसरा कंडीशंस क्या है कि मिनिमम 2 कायरल सेंटर आपके पास हो, मिनिमम 2 कायरल सेंटर, मिनिमम 2 कायरल सेंटर। क्या ये मॉलिक्यूल आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है? 2 कायरल, सबसे पहले मिनिमम 2 कायरल सेंटर, तो 1 कायरल सेंटर और 1 2 कायरल सेंटर, मिनिमम 2 है कायरल सेंटर, ओके। नाउ POS और COS, आई होप आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने आपको सिखाया है देखने के लिए मॉलिक्यूल्स में कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? व्हाट वाज द प्लेन ऑफ सिमेट्री वाज एग्जैक्टली? प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी सिमेट्री था, एक ऐसा प्लेन था जिसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता था, और वो जो दोनों इक्वल पार्ट्स होते थे वो क्या होते थे, एक दूसरे के मिरर इमेज होते थे। सो आई होप आपको यहाँ पे एक ये वाला प्लेन दिख रहा होगा, जो ये प्लेन, ये इमेजिनरी प्लेन इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, और दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। क्यों? OH का मिरर इमेज देखो यहाँ पे OH, H का मिरर इमेज H, COH का मिरर इमेज COH। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है आपका, POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल होगा, इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, मीजो बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? मीजो बोलेंगे। कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, मीजो कंपाउंड होगा। और जो मीजो कंपाउंड होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मीजो कंपाउंड, इसका मतलब ये जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव कहने का क्या मतलब हुआ, ये PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने वाला नहीं है, ना ही क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा और ना ही एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। नाउ अच्छा, एक बात आप यहां से ये समझ सकते हो कि मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं। जो मीजो कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं? तो मैं आपसे इसके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एंड दैट क्वेश्चन इज कि सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है? तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है? डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ओके, नाउ मैं आपको समझाता हूं कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है। जो डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं, जो क्या होते हैं आपके, डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। नाउ मेरे को बता सकते हो डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कौन होता है? जिसमें COS, POS एंड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। अगर इन तीनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो गया
तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है, तो पीओएस प्रेजेंट है तो ये कैसा हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और जिसमें पीओएस प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे मीजो, मतलब मीजो कंपाउंड में जनरली प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। तो मीजो कंपाउंड कैसा होगा, डाइसिमेट्रिक होने वाला नहीं है। जब ये डाइसिमेट्रिक नहीं होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मीजो कंपाउंड क्या होता है और मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, वो मॉलिक्यूल डाइसिमेट्रिक नहीं होते। जब वो डाइसिमेट्रिक नहीं होगा तो क्या होगा, वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो मीजो कंपाउंड होने के लिए, मीजो कंपाउंड होने के लिए सबसे पहले किस चीज का जरूरत है आपका, कि मॉलिक्यूल में कम से कम 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। 2 कायरल सेंटर हो गया और उस मॉलिक्यूल में अगर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया या फिर एक सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा आपका, मीजो हो जाएगा। और मीजो कंपाउंड्स जो जनरली होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। नाउ मैं थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से प्रूफ करना चाह रहा हूं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर दूंगा इसको, लाइक कि ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, ओके, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। सी मैं इंटरेस्टेड हूं थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी R है, आई मीन सॉरी, ये दोनों कायरल सेंटर है, तो दोनों कायरल सेंटर का मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉन्फ़िगरेशंस निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करो, आप कॉन्फ़िगरेशंस निकालो। कॉन्फ़िगरेशंस निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी असाइन करना पड़ेगा। आई होप ये प्रायोरिटी आपको क्लियर होगा कैसे असाइन किया। हायर एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ गए तो ऑक्सीजन, तो यहाँ जाएंगे तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फिर जाएंगे तो फिर से अपने को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिला, क्योंकि डबल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ से आगे जाएंगे ऑक्सीजन तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, तो इसको थर्ड प्रायोरिटी दे दिए ना। फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पे तो हम लोग मूव करते हैं 1 2 3, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव किए। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या देते हैं, एस नहीं दे करके क्या देना पड़ेगा, आर क्यों, क्योंकि ये आपका देखो एस तो हम लोग तब देते हैं ना जब फोर्थ वाला कहां पे होता, वर्टिकल में होता, ठीक है, तो एस नहीं दे करके मेरे को क्या देना पड़ेगा, आर देना पड़ेगा। नाउ फिर से हम यहां से क्या करते हैं, असाइन करते हैं 1 2, फिर से इधर 3 और ये क्या हो गया आपका 4th, ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, मूव करते हैं हम लोग इस डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हम लोग क्या देते हैं, आर नहीं दे करके क्या देना पड़ेगा, एस देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया आपका, आर आ गया, और नीचे वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया आपका, एस आ गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। नाउ सो दिस इज द वन, ठीक है, सो दिस इज एस, एक आर है और एक एस है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जरा सा मेरे को बताओगे कि मान लो कि ये जो आर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, समथिंग कितने एंगल से रोटेट करेगा, पीपीएल को x डिग्री से रोटेट कर देगा, मान लेते हैं s डिग्री से रोटेट करेगा, तो r जो है वो क्या करेगा, x डिग्री से रोटेट करेगा। ठीक है ना, तो अगर ये r जो है वो x डिग्री से रोटेट करेगा तो उसी का तो मिरर इमेज है ये s। तो ये जो R और S क्या होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं पीपीएल को। तो अगर ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो ये किधर रोटेट कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर, और ये भी कितने से रोटेट कर देगा, x डिग्री से रोटेट कर देगा। ठीक है, तो नेट रोटेशन आपको कितना मिलने वाला, ऊपर वाले आधा पार्ट के वजह से पीपीएल जो है वो क्लॉकवाइज में रोटेट होगा, और आधा पार्ट के वजह से जो पीपीएल है आपका वो किधर रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। किधर होगा रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। तो नेट रोटेशन कितना मिलेगा, एक तो 30 डिग्री मान लो कि क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, और वो जो नीचे वाला है वो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो नेट रोटेशन कितना मिलने वाला है आपको, 0 मिलने वाला है। नेट रोटेशन कितना मिलने वाला है आपको, 0 मिलने वाला है। तो नेट रोटेशन 0 किसका मिलता है, जो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसी बात को तो हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ये मीजो कंपाउंड है, और मीजो कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो एक तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रूफ किया कि ये मॉलिक्यूल कैसा है आपका, डाइसिमेट्रिक है। डाइसिमेट्रिक सॉरी ये डाइसिमेट्रिक नहीं है, और डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो नहीं होते वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और दूसरे तरीके से हमने क्या किया प्रूफ यहाँ पे कि एक जो है वो एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है, दूसरे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस है, तो आर वाला क्लॉकवाइज अगर एक्स डिग्री रोटेट करेगा तो एस वाला एंटी क्लॉकवाइज कितना रोटेट कर देगा, 30 डिग्री रोटेट कर देगा, ठीक है। तो फिर नेट रोटेशंस कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। और नेट रोटेशंस किसका मिलता है, 0, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो यही बात तो हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि जो ऑप्टिकल जो मीजो कंपाउंड होते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो क्या होता है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मीजो कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। नाउ क्या हम यहां पे एक डेफिनेशन से लिख सकते हैं कि मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हुआ, इस वाले एग्जांपल से, है ना। रोटेशन created by half part is compensated by other half part, compensated by other half part, and this phenomena is known as internal compensation, अच्छा, ये इंटरनल कंपनसेशन और एक्सटर्नल कंपनसेशन आपके पास आ रहा है, ठीक है। इंटरनल कंपनसेशन कहने का क्या मतलब हुआ, पहले रेसमिक मिक्सचर में आया था एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो एक्सटर्नल कंपनसेशन का क्या मतलब था, एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब ये था कि जो एक मॉलिक्यूल ने क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट किया वो दूसरे मॉलिक्यूल ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट कर दिया, जिसके एक्सटर्नल मॉलिक्यूल ने उसको कंपनसेट कर दिया। तो हम लोग उसको क्या बोले, एक्सटर्नल कंपनसेशन बोले, ठीक है। नाउ यहां पे जो एक्स डिग्री जो इसने जो क्रिएट किया रोटेशन, उसको उसी मॉलिक्यूल के अदर कायरल सेंटर ने क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ठीक है। तो यहां पे जो कंपनसेशन हुआ वो कोई दूसरा मॉलिक्यूल से नहीं हुआ ना, एक्सटर्नल मॉलिक्यूल से नहीं हुआ ना, किसके वजह से हुआ, इंटरनल मॉलिक्यूल के ही वजह से हुआ। तो ऐसे कंपनसेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल कंपनसेशन से बोलेंगे। अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल, बगल वाला मॉलिक्यूल अगर आपके रोटेशंस को क्या कर देता है, कंपनसेट कर देता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलेंगे। और अगर आपके विदिन मॉलिक्यूल ही आपके रोटेशंस को कोई कंपनसेट कर देता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल कंपनसेशन बोलेंगे। सो बेसिकली मीजो कंपाउंड में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला क्या, कि या तो उसमें पीओएस प्रेजेंट होगा या फिर उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सीओएस प्रेजेंट होगा। दूसरा, कम से कम 2 कायरल सेंटर होना चाहिए, 3 कायरल सेंटर हो जाएगा, 4 कायरल सेंटर होगा तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। कल होकर के मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, 1 कायरल सेंटर देकर के उसमें मीजो पूछूं तो वो कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मीजो होने के लिए कम से कम 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। और तीसरा बात जो है वो क्या ध्यान में रखना आपको, कि ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है वो किसके वजह से होता है, आपका इंटरनल कंपनसेशन की वजह से होता है। ओके, सो ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव किसके वजह से होता है, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से होता है, कंपनसेशन की वजह से, इंटरनल कंपनसेशन के वजह से होता है। नाउ एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपसे करवाना चाहता हूं, और वो कंपैरिजन है रेसमिक मिक्सचर और मीजो कंपाउंड में, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर और मीजो कंपाउंड में मैं इसलिए कंपैरिजन आपको इससे करवाना चाह रहा, क्योंकि अगर बार बार आप डेफिनेशन से गुजरोगे तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं मीजो और यहां पे मैं लिखता हूं रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। सबसे पहले सिमिलैरिटी लिख लेते हैं कि है क्या इसमें, ठीक है। मीजो कंपाउंड जो होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। और रेसमिक मिक्सचर जो होता है वो भी क्या होता है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। नाउ मीजो कंपाउंड जो है, मीजो कंपाउंड का क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले इसमें पीओएस या फिर सीओएस दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए। बट यहां पे क्या क्राइटेरिया है आपका, यहां पे क्या क्राइटेरिया है कि रेसमिक मिक्सचर में सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पे सिंगल कायरल सेंटर होता है ना, अगर सिंगल कायरल सेंटर हो जाएगा और उसमें पीओएस सीओएस हो जाएगा तो आपका कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आपका
सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए। यहां दोनों में से कोई भी प्रेजेंट होना नहीं चाहिए। नाउ यहां पे मिनिमम कायरल सेंटर जो आपको जरूरत है वो कितने का जरूरत है? मिनिमम कायरल सेंटर कितना होना चाहिए? 2। यहां पे रेसिमिक मिक्सचर में यहां पे कोई भी मिनिमम कार्बन का कंडीशंस नहीं है। 2 कार्बन, एक अगर कायरल सेंटर हो गया तब भी रेसिमिक मिक्सचर एग्जिस्ट कर सकता है, और 2 कायरल सेंटर हो गए तब भी हो सकता है। ठीक है, नाउ तो यहां पे अपन कोई कंडीशंस नहीं लिखते हैं। नाउ उसके बाद यहां पे दूसरा बात जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या रखना है कि मीजो कंपाउंड में जो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है वो किसकी वजह से होता है? इंटरनल कंपनसेशन की वजह से होता है। इंटरनल कंपनसेशन की वजह से होता है, इंटरनल कंपनसेशन। लेकिन यहां पे क्या होता है आपका? एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ यहां पे जो आपका मिक्सचर होता है वो क्या होता है? 50 इनैंशियोमरिक मिक्सचर ऑफ 50% R प्लस 50% S। ठीक है, और यहां पे क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल में एक का कॉन्फ़िगरेशन R होता है और दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? X होता है। जैसे अगर मान लो XX, Y और Z है ना। सो यहाँ पे ये सिचुएशन होता है और यहाँ पे ये सिचुएशन। लेकिन ध्यान रखना कि ये दोनों ही कैसे होते हैं? आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये दोनों ही कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक में POS COS होता है, एक में POS COS नहीं होता है। एक एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, दूसरा इंटरनल कॉम्पनसेशन की वजह से क्या होता है? आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये बेसिकली एक तरह का मिक्सचर है, लेकिन ये कोई मिक्सचर नहीं है, एक सिंगल कंपाउंड है। ठीक है, सो आप इस तरह करके डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो आई होप मैं आपको मीजो कंपाउंड रेसिमिक मिक्सचर समझा पाया। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ मीजो कंपाउंड्स को देखते हैं कि क्या वो मीजो है भी या नहीं है, और फिर उस मीजो कंपाउंड्स को थोड़ा सा हम लोग आगे ले जाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सो नाउ मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दूंगा, कुछ मॉलिक्यूल्स दूंगा, जिसमें से आपको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या ये मॉलिक्यूल मीजो होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं आपको मॉलिक्यूल देता हूं वो देता हूं लाइक CH3H CH3OH एंड OH। क्या ये मीजो होगा? तो सबसे पहले आपको मीजो कंपाउंड देखने के लिए क्या देखना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखना चाहिए। ठीक है, तो क्या इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आई होप आपको भी दिख रहा होगा। क्यों? क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री वो होता है जो मॉलिक्यूल्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, और दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। सो ये जो प्लेन है वो इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। सो ये क्या हो गया आपका? POS हो गया। POS हो गया, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा आपका? मीजो होगा। मीजो होगा इसका मतलब क्या होगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगा? ये इसके पास, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 2 तरीके से। क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये मॉलिक्यूल डाइसिमेट्रिक नहीं हुआ, और जो मॉलिक्यूल डाइसिमेट्रिक नहीं होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ना दूसरा एक्सप्लेनेशन आपके पास ये है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसके जस्ट अपोजिट इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। आप चेक कर लो, एक R होगा तो दूसरा S होगा, दूसरा S होगा तो पहला R होगा। ठीक है, तो ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट करेगा उसके उल्टा ये रोटेशन क्रिएट कर देगा, तो नेट रोटेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके वजह से ये भी मॉलिक्यूल कैसा है आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सो 2 रीजन है आपके पास। नाउ मैं आपको दे रहा हूं मॉलिक्यूल लाइक C कार्बोक्सिलिक एसिड CH3OH HOH। क्या ये कंपाउंड मीजो कंपाउंड होगा? तो आई डोंट थिंक कि ये कंपाउंड आपको मीजो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको यहां से दिख रहा होगा। ठीक है, OH का मिरर इमेज OH, H का मिरर इमेज H। क्या कार्बोक्सिलिक का मिरर इमेज मिथाइल होगा? क्या नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे POS प्रेजेंट आपका नहीं है। इसका मतलब ये कंपाउंड मीजो नहीं है। क्यों? क्योंकि मीजो होने के लिए जो मस्ट कंडीशन है वो क्या है आपका? कि सबसे पहला उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब ये कंपाउंड मीजो आपका नहीं होगा। नाउ सेकेंड मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं वो दे रहा हूं, इसको साइक्लोप्रोपेन मत समझ लेना आप लोग कि स्पाइरो कंपाउंड दे दिया। ब्रोमीन एंड अगेन ब्रोमीन। क्या ये मीजो कंपाउंड होगा?
मीजो कंपाउंड, आई थिंक ये मीजो कंपाउंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? जो एक मॉलिक्यूल को क्या करे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है, और दोनों इक्वल पार्ट क्या हो, एक दूसरे के मिरर इमेज हो। सो आई होप आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है और इक्वल पार्ट है, और दोनों इक्वल पार्ट आपका कैसा है, मिरर इमेज है। बट मैं आपको बता दूं कि ये कंपाउंड मीजो नहीं होगा, ये कंपाउंड आपका मीजो नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि भाई ये मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे के इक्वल मिरर इमेज हैं और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया एक प्लेन, इसका मतलब पीओएस है यहाँ पे। तो जब पीओएस है और ये जब ये पीओएस है तो फिर ये मीजो क्यों नहीं, आपके मन में ये आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है इसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है। मैंने आपको कंडीशंस लिखाया है कि मिनिमम 2 कायरल सेंटर होना चाहिए, मेजो कंपाउंड होने के लिए मिनिमम 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। यहाँ पे तो कोई भी कायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप आपको नहीं मिलने वाले, एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन मिल गया, 2 डिफरेंट ग्रुप। चलो इधर से मूव किया तो CH2, इधर से मूव किया तो CH2, दोनों सेम ग्रुप मिल गए। आगे मूव करो, क्या मिल गया, CHBr, यहां से आगे मूव किया तो CHBr, दोनों ग्रुप सेम हो गए, यानी कि इधर वाला ग्रुप और इधर वाला दोनों ग्रुप सेम हो गए। इसका मतलब यहाँ पे कोई कायरल सेंटर है ही नहीं। जब कायरल सेंटर है ही नहीं तो हम मीजो कंपाउंड के बारे में बात करेंगे ही ना। तो सबसे पहले नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर। ओके, नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ओके सो क्या ये मीजो होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कायरल सेंटर देखना है। तो कायरल सेंटर हम देख लेते हैं सबसे पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही फेल हो गया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने को निकले, हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल गया, लेकिन पता चला उसमें कायरल सेंटर कोई है ही नहीं। और मेजो कंपाउंड होने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि 2 कायरल सेंटर मिनिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम कायरलिटी ढूंढना इंपॉर्टेंट है ना। तो हम सबसे पहले कायरल ढूंढते हैं ना। तो कायरल कंपाउंड ये होगा क्या, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है क्या। एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन होने के बाद यहाँ से गए तो CHBr मिला, यहां से गए तो CH2 मिला। ओके, 2 मिल गए, यहां पे CH2 मिला, यहां पे CHBr मिला। तो Br और H 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए। इसका मतलब ये कार्बन आपका क्या होगा, कायरल। जो कहानी इसके साथ वही कहानी इसके साथ। ओके ना, मतलब दोनों आपके कैसे हैं, कायरल कंपाउंड है ना। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने के निकला। तो यहां से अगर मैं कट करूंगा तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है और दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। इसका मतलब ये क्या होगा, आपका POS होगा। और अगर POS है और 2 आपके कैसे हैं, कायरल सेंटर हैं, तो फिर आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। इसका मतलब वो कंपाउंड आपका क्या हुआ, मीजो हुआ। नाउ सेकंड, मान लो कि सिस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन आपको दे दिया जाए, है ना। क्या दिया गया आपको, सिस कहने का मतलब दोनों एक ही साइड। ओके, सिस डाइब्रोमो 1,2 डाइब्रोमो, ओके, सिस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, ये मॉलिक्यूल आपको दे दिया गया। तो सबसे पहले ये कायरल है कंपाउंड, हाँ है कायरल, ठीक है, सॉरी ये सेंटर कायरल सेंटर है, हाँ ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, हाँ ये कायरल सेंटर, चेक करके देख लो। यहां से मूव करोगे तो CH2 मिलेगा, यहां से मूव करोगे तो CHBr मिल गए। 2 डिफरेंट ग्रुप है ना, 4 डिफरेंट ग्रुप, मतलब ये भी कायरल हो गया और ये भी कायरल हो गया। और इसके बीच में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, उस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दोनों इक्वल पार्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो है ये मिरर इमेज, मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, मीजो होगा। ये कंपाउंड क्या होगा आपका, मीजो होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मीजो कंपाउंड्स क्या होता है, ठीक है। नाउ सेकंड, थोड़ा सा टाइम दे रहा मैं आपको सोचना है कि क्या ये मीजो होगा या नहीं होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये मीजो होगा या नहीं होगा, फिर आपको इसके बारे में सोचना। ओके, अगेन CH3 एंड CH3। ओके, सो क्या बता सकते हो ये कंपाउंड मीजो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप सबसे पहले आप डिसाइड करो क्या यहाँ पे कायरल सेंटर है या नहीं है।
तो सबसे पहले ये कायरल सेंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से मूव किया तो CH2, यहां से मूव किया तो अरे कायरल सेंटर होने के लिए क्या कंडीशन है कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए, तो वो वाला कार्बन। तो देखो ये sp3 तो हाइब्रिडाइज है लेकिन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है क्या, एक तो मिथाइल होगा, दूसरा हाइड्रोजन, 2 डिफरेंट तो मेरे को मिल गए। अब ये तीसरा और ये चौथा के बारे में मेरे को चेक करना है, ठीक है। तो इधर से मूव किया तो CH2, इधर से मूव किया तो CH2, दोनों सेम, फिर से आगे बढ़ जाते हैं। यहां से आगे मूव किया तो CH2, यहां से आगे मूव किया तो CH2, फिर से सेम आ गया, फिर आगे बढ़ जाते हैं। यहां से मूव किया तो CH3 मिल गया मेरे को, और यहां से आगे मूव किया तभी CH3 में, मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो दो ग्रुप अगर सेम हो जाएगा तो वो आपका कार्बन क्या होगा, कायरल नहीं होगा। जो काम इसके साथ हुआ वही काम इसके साथ होगा, इसका मतलब इसमें क्या हो गया, नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर। जब कायरल सेंटर ही नहीं होगा तो मीजो पागल ही होगा जो ढूंढने को निकलेगा उसमें, ओके। क्यों? क्योंकि मीजो ढूंढने के लिए कम से कम आपको कितने क्या होगा, 2 मिनिमम कार्बन का जरूरत होगा। यहां तो एक भी कार्बन कायरल नहीं है, तो आप कैसे उसमें मीजो निकालोगे, इसका मतलब ये आपका क्या हुआ, मीजो कंपाउंड नहीं हुआ, उसमें कोई कायरल सेंटर ही नहीं है। चलो अब हम यहां से चेक करते हैं यहां पे, ठीक है। ये वाला नोटेशन का मतलब समझ में आता है आपको? डैश का मतलब आपसे क्या है, वो दोनों मॉलिक्यूल्स दूर हैं, आपसे दूर हैं, ब्लैक बोर्ड के अंदर हैं, ब्लैक बोर्ड से अंदर जा रहे हैं, दीवार के साइड जा रहे हैं, ओके ना। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये कायरल है भी या नहीं। ये कार्बन आपका कायरल है भी नहीं। कैसे चेक करते हैं? कायरल होने के लिए sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट हाइड्रोजन होगा, वो छुपा हुआ है। तो हाइड्रोजन और मिथाइल 2 डिफरेंट तो मिल गए। नाउ मैं इधर वाले और इधर वाले दोनों को चेक करना चाहता हूँ। यहाँ गया तो CH2 मिला, यहाँ गया तो CH3 मिल गया डिफरेंट, ओके। तो इसका मतलब ये कार्बन क्या होगा, कायरल होगा। चलो इसको चेक करते हैं। कायरल होने के लिए sp3 हाइब्रिडाइज और 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच। तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन आपका हिडन है, तो 2 मेरे को डिफरेंट मिल गया। अब 2 चेक करते हैं कौन कौन सा, एक इधर वाले को, इधर वाले को। इधर आया तो CH2 मिला, इधर आया तो CH3 मिल गया दोनों डिफरेंट ग्रुप। और यहां से अगर मैं कट करूंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिल जाएगा, ओके। सो ये क्या हो गया, 2 कायरल सेंटर भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा आपका, मीजो होगा। मीजो होगा इसका मतलब क्या होगा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसका मतलब क्या होगा, ये कंपाउंड डाइसिमेट्रिक नहीं होगा। डाइसिमेट्रिक नहीं है इसका मतलब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल PPL को रोटेट करने वाला नहीं है, प्लेन पोलराइज को रोटेट करने वाला नहीं है। चलो यहां पे हम चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या ये कंपाउंड मीजो होगा या नहीं होगा। तो मीजो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए कि क्या 2 कायरल सेंटर मिनिमम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके कायरलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। यहां पे भी आपको समझ में आ रहा होगा sp3 हाइब्रिडाइज और 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने के लिए यहां पे हाइड्रोजन और मिथाइल तो आपको 2 दिख गया। अब मैं इस वाले ग्रुप और इस वाले ग्रुप को चेक करना चाहता हूं। तो यहां से मूव किया तो CH2, यहां से मूव किया तो CH2 सेम आ गया, आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां से मूव किया तो CH3 मिल गया मेरे को, यहां पे आया तो मेरे को CH2 मिला, 2 डिफरेंट ग्रुप हो गया। इसका मतलब ये कायरल सेंटर होगा। नाउ यहां पे चेक करते हैं क्या ये कायरल सेंटर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, 2 डिफरेंट ग्रुप है। तो यहाँ पे आ गया तो CH2, यहाँ पे आ गया तो CH2, इधर आया तो CH3 मिला, लेकिन इधर आया तो CH2 मिल गया, यानी कि 2 कायरल सेंटर हो गए। क्या इसमें आपको कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा? हाँ मेरे को दिख रहा, शायद आपको भी दिखना चाहिए क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री पे हमने बहुत काम किया है, ठीक है। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, तो POS भी है और 2 कायरल सेंटर भी है। तो ये कंपाउंड कैसा होगा आपका, मीजो होगा। मीजो होगा इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसका मतलब क्या होगा, ये PPL को रोटेट करने वाला नहीं है ना। और अगर मीजो कंपाउंड है तो ऑप्टिकली इनएक्टिविटी जो आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, इंटरनल कंपनसेशन के वजह से आ रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मीजो कंपाउंड कौन होते हैं, ठीक है। मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिसमें मिनिमम 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट हो और दोनों कायरल सेंटर आपका कैसा हो, दोनों जो 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट हो और 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होने के साथ साथ ही उसमें क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो वो फिर कंपाउंड कैसा हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। और मीजो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, रोटेट नहीं करते हैं। नाउ अगेन, क्या ये मॉलिक्यूल मीजो है या नहीं है, आपको पहचान के बताना, ठीक है। अगर मान लो कि मैं ऐसे ही करके छोड़ देता हूं, ठीक है, तो ऐसा ही करके छोड़ देना मतलब वो मिथाइल है वहां पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं अगर कभी मैं ऐसा बॉन्ड बना के छोड़ देता हूं तो इसका मतलब क्या समझते हो आप, मिथाइल। तो ये बॉन्ड बस आपकी तरफ है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली ये क्या है आपका, मिथाइल है। मैं लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से अगर मैं कभी ना लिखूं तो आपको डिफॉल्ट वही समझना है कि इस वाले सॉलिड लाइन के मतलब क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, ओके। सो आपको बताना है
कि क्या ये कंपाउंड मीजो होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको कायरलिटी चेक करना है। कायरलिटी चेक करने के बाद उसमें क्या देखना है, पीओएस देखना। तो मेरे को तो कायरल सेंटर यहाँ पे दिख रहा है, आप भी चेक करो, आपको भी दिख रहा होगा। ओके, और यहाँ से ये मॉलिक्यूल में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो फिर ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। कंपाउंड कैसा हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंपाउंड मीजो है, थोड़ा सा मैं रिलेट करना चाहता हूँ, ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को देखो तो क्या दोनों सेम है, हाँ दोनों सेम है। दोनों मिथाइल ग्रुप जो आपसे दूर हैं उसको मैंने बस पलट दिया, दोनों मिथाइल ग्रुप आपकी तरफ है। ठीक है, पर ये टेंशन मत लेना कि सर वो तो वहां है यहाँ है, अरे भाई थोड़ा सा तो रोटेट कर ही सकते हैं ना उस मॉलिक्यूल को। नाउ सो ये और ये मॉलिक्यूल दोनों कैसे हैं आपके, आइडेंटिकल हैं। तो ये मीजो हुआ तो क्या होगा, वो उसको भी मीजो होना ही पड़ेगा। नाउ सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मीजो कंपाउंड कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हम फिशर प्रोजेक्शन में फिर से एक बार आ जाते हैं और फिशर प्रोजेक्शंस में देखते हैं कि आप कंपाउंड्स को मीजो समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। ठीक है, सॉरी नाउ सो